वेलकम बैक। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है। इसमें हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो बेसिक एक दो क्वेश्चन मैंने दिखाए थे, फिर मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो उसमें आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 30 है, आपकी बुक में है ये क्वेश्चन नंबर 29। मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ ताकि आप अपनी जगह देखो आपके बुक में कौन सा क्वेश्चन है। From the following particulars of Tushar Limited, calculate cash flow from financing activity। तो सिर्फ आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालना है। तो आपके क्वेश्चन में अगर आप बैलेंस शीट साइड से देखोगे तो आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है जो 2017 में 6 लाख था और 2018 में वो 8 लाख हो गया है। उसके बाद आपके 18% प्रेफरेंस शेयर्स थे जो लास्ट ईयर 4 लाख थे, अब वो 2 लाख हो गए हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व पिछले साल 1 लाख था, अब वो 1,30,000 हो गया है। और 14% डिबेंचर्स पिछले साल 2 लाख थे, अब वो 3 लाख हो गया है। और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स लास्ट ईयर 5,000 था, इस साल वो 6,000 है। और अंडर राइटिंग कमीशन ऑन शेयर्स आपका पिछले साल कुछ नहीं था, इस साल आपका 10,000 है। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इंटरिम डिविडेंड एट द रेट 15% वाज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स ऑन 31st ऑफ दिसंबर 2018। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31st December 2018 at a premium of 5%. Such premium has been provided out of profits. New shares and debentures were issued on 31st December 2018. You are supposed to calculate the cash flow from investing activity. ठीक है। अब हम एक एक चीज को देखेंगे जो भी हमें दी है, चाहे वो मेन आपके एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट में दिया है या वो इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है। तो हम हर चीज का देखेंगे इसका क्या इंपैक्ट आया होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से ये इनफ्लो आया होगा या आउटफ्लो आया होगा। या क्लाइंट के पास ठीक है, स्टार्ट करें। यस सर। चलो, हमारा बहुत ही सिंपल फंडा होता है टू कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सॉरी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग निकालना है हमें। हम पहले इनफ्लो देखेंगे, उसके बाद आउटफ्लो देखेंगे। ठीक है। अब जरा एक चीज देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में क्या लिखा है। 2017 में वो 6 लाख थे और 2018 में वो 8 लाख हो गए। तो इसका मतलब क्या है इनफ्लो और इशू करे हैं हमने। सर, हमने आया और इशू की है 2 लाख की इक्विटी शेयर्स। अब हम्म, हमें ये देखना है कि इक्विटी शेयर को कहीं ऐसा तो नहीं है हमने प्रीमियम में इशू किया है, क्योंकि डिस्काउंट पे तो कर नहीं सकते। बट प्रीमियम में अगर हमने किया है तो कुछ हिंट आपको मिली होगी क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को देखोगे, अगर वो पिछले साल 1 लाख था और इस साल वो 1,30,000 हो गया है। हाँ। तो इसका मतलब क्या हो गया, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर से आपके पास कितना कैश आया है। 2 2,30,000। लाख प्लस 30,000। 2 लाख कैसे, जो इक्विटी शेयर 6 लाख से 8 लाख हो गए साहिबा बेटा, वो 2 लाख प्लस जो सिक्योरिटी प्रीमियम आपका 30,000 भरा है, दैट इज 2,30,000। या ये समझ आया आप लोगों को। यस सर। चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, एक पॉइंट है वो मैं नीचे समझा देता हूं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका प्रेफरेंस शेयर। 18% प्रेफरेंस शेयर्स आपके 4 लाख के थे, अब वो 2 लाख के हो गए। इसका मतलब क्या है, रिडीम किया है 2 लाख रिडेम्पशन ऑफ रिडीम किया। प्रेफरेंस शेयर्स। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आपके 2 लाख के यहाँ पे हुए हैं। और एडिशनल इंफॉर्मेशन ये दिया है
प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड ऑन 31 दिसंबर एट अ प्रीमियम ऑफ 2 लाख। तो इसमें आपका कितना कैश, सॉरी 2 लाख प्लस 5% जो उसमें प्रीमियम चला गया आपका, आपने ये प्रीमियम पे क्या कर लिया, प्रीमियम पे रिडीम कर लिया। तो 2 लाख है जब आपने पे कर लिए, 2 लाख ही नहीं दिया उनको, 2 लाख का 5% 10,000 आपने उसको प्रीमियम दे दिया, तो टोटल कैश आउटफ्लो जो हो गया वो 2,10,000 हो गया। ठीक है, यस ये सर। समझ आया कि नहीं आया समझ? ऊपर आपको पता चला कि 2 लाख के रिडीम हो गए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन से पता चला कि वो प्रीमियम पे रिडीम कर लिए, तो 5% आपने एक्स्ट्रा दे दिया, तो 2 लाख पे आपने 10,000 एक्स्ट्रा दिया है, तो जो आपका कैश निकला होगा वो 2,10,000 निकला होगा। ठीक है, यस सर। बिल्कुल यहां तक ठीक है। अब मैं तीसरी चीज देखता हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल मेरा हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा, डिबेंचर्स हो गया। डिबेंचर्स आपने क्या किया है, डिबेंचर्स बेटा आपने इशू कर लिए हैं, और डिबेंचर्स कब इशू किया आपने, 14% डिबेंचर्स आपने इशू कर लिए हैं 31 दिसंबर 2018 को। कितने, पहले 2 लाख के थे, अब 3 लाख के। इट मीन्स 1 लाख के डिबेंचर्स आपने इशू किए हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, वहां से आपका 1 लाख रुपया आया है। यहां तक किसी का कोई डाउट? नो सर। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको क्या दिया है, सॉरी सॉरी सॉरी, अब देखो इश्यू ऑफ डिबेंचर में आपका 1 लाख के डिबेंचर बड़े हैं, हाँ। बट जब आप एसेट साइड में देख रहे हो तो आपको बोल रहा है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जो है वो वो कितना है, 6,000। पिछले साल अगर हाँ। 5,000 था, इस साल अगर 6,000 है, इसका मतलब क्या हो गया, हमने 1,000 दिया है डिस्काउंट में। 1,000 और डिस्काउंट दे दिया है। वो हाँ। 1,000 और डिस्काउंट जो आपने दे दिया है, इसका मतलब क्या हो गया, आपको 1 लाख पूरा पैसा नहीं, नहीं आया है। आपको पूरा पैसा 1 1 लाख नहीं आया है, आपको 99,000। 99,000 आ गए हैं। 99,000 क्यों आया, 1 लाख 1,000 दिया है ना डिस्काउंट। माइनस 1,000 जो डिस्काउंट दिया, पिछले साल 5,000 डिस्काउंट था, इस साल 6,000 डिस्काउंट हो गया। ठीक है यहाँ तक। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या लिखा है, प्रेफरेंस डिविडेंड जो था ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इंटरिम डिविडेंड एट द रेट 15% वर पेड ऑन इक्विटी शेयर। तो आपने प्रेफरेंस डिविडेंड दिया है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड से आपको कैश आउटफ्लो गया होगा। हाँ। बेटा प्रेफरेंस डिविडेंड कितना दिया होगा आपने, देखो जो आपने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर लिए वो आपने लास्ट में रिडीम किए, इट मीन पूरे साल तो आपके 4 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स थे, आपने 31 दिसंबर को रिडीम कर लिया ना, तो लास्ट ईयर तो पूरा आपके 4 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स थे। समझा रही मेरी बात? हाँ सर। ये देखो, ये आपका 1 जनवरी था, ये 31 दिसंबर था। यहाँ पे आपने 4 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स थे, यहाँ तक भी 4 लाख थे, फिर आपने 2 लाख रिडीम कर लिए, बैलेंस शीट में 2 बचे। पर मुझे बताओ डिविडेंड आप 4 लाख पे दोगे कि 2 लाख पे दोगे, चलो तो 4 पूरे लाख साल का देंगे ना 4 लाख पे, तो प्रेफरेंस डिविडेंड आपने 4 लाख पे दिया होगा, कितना, 18%। कितना होता है कर लो, सर 18 है कि 15? मेरी बुक में 18% है, 18% प्रेफरेंस। आपकी बुक में कितने, 15%। चलो 15% लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 60,000। 60,000। समझने की बात है, ठीक है ना, मेरी बुक में अच्छा लिखा था। उसके बाद आपका क्या था, आपने इंटरिम डिविडेंड लिया 15%, और 15% पे आपने किस पे दिया होगा, जो आपके इक्विटी शेयर्स पहले थे, पहले इक्विटी शेयर्स आपके कितने थे, 6 लाख के। जो हाँ। डिवेंचर्स हाँ हाँ आपने, 6 लाख। जो शेयर्स आपने 2 लाख के अभी इशू किए 31 दिसंबर, उनको तो डिविडेंड नहीं दोगे ना, डिविडेंड तो उनको दोगे ना जो आपके पास थे पूरे साल, वो 6 लाख के थे, तो 6 लाख पे आपने इंटरिम डिविडेंड कितना, 5%, 15%। अरे देखो ये कहीं 90,000। गलती तो नहीं हो रही है आपकी, जो प्रेफरेंस क्या शेयर्स कैपिटल लिखा है उसके सामने रेट ऑफ डिविडेंड क्या लिखा है, प्रेफरेंस? जो बैलेंस शीट में आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखा है उसके साथ डिविडेंड रेट कितना लिखा है, 18%, 15%। हाँ 18%। तो बेटा दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को, फिर मैं ठीक किया था, तुम लोगों ने मुझे कंफ्यूज किया। क्या लिखा है बैलेंस शीट में, प्रेफरेंस शेयर्स का रेट ऑफ डिविडेंड क्या लिखा है साथ में, 18%। 18%। तो प्रेफरेंस शेयर्स पे कितना डिविडेंड दोगे, सर पता है हमें कहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एंड एन इंटरम डिविडेंड एट द रेट ऑफ 15% वी आर पेड। मुझे लगा तो ये ये दोनों तुम में लोग बोल रहे हैं। गलत फहमी हो रही है ना, वो क्या बोल रहा है,
प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड दे दिया, अब कितना डिविडेंड देंगे वो तो प्रेफरेंस शेयर के साथ देखो ना क्या रेट ऑफ डिविडेंड लिखा है, तो उसमें 18% है। ये जो 15% इंटरिम डिविडेंड लिखा है ये इक्विटी शेयर पे लिखा है, बिकॉज इक्विटी शेयर पे आपको बताना पड़ेगा ना भाई कितना डिविडेंड दिया, 10 दिया, 15 दिया, 20 दिया, 25 दिया, 30 दिया, कितना दिया, वहां बताने की जरूरत है। प्रेफरेंस शेयर में बताने की जरूरत है, प्रेफरेंस शेयर में बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज रेट ऑफ डिविडेंड, अगर मुझे बताओ अगर 18% डिविडेंड उसमें लिखा है तो 15% क्यों दोगे? तो ये जो इंटरिम डिविडेंड है ये इट इज टुवर्ड्स इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भाई वो 18% देना है ना जो उनका था रेट ऑफ डिविडेंड। तो मैंने तो ठीक किया था, मतलब आपकी और मेरी दोनों की बुक ठीक किया है। प्रेफरेंस शेयर्स पे 18% मिलेगा, इक्विटी शेयर्स पे 15% मिलेगा, समझ आई बात? हाँ हाँ हाँ। चलो करो, 4 लाख पे 18% कितना होता 72। है? 72,000। 6 लाख पे 15% कितना होता है? ठीक है, 90। ठीक है यहाँ तक। यस सर। प्रेफरेंस डिविडेंड भी हो गया, इक्विटी डिविडेंड भी हो गया, प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर लिया हमने, न्यू शेयर्स वर इशूड ऑन ये चीज। अब एक चीज है, आपने अंडरराइटिंग कमीशन दिया है, आपने अंडरराइटिंग कमीशन दिया है इक्विटी शेयर्स पे। क्या होता है जब आप शेयर्स को इशू कर लेते हो, अगर आपको लगता है कि आपके पूरे शेयर्स नहीं क्या हो जाएंगे, सब्सक्राइब हो जाएंगे, तो उसमें आप क्या करते हो, अंडरराइटर्स को हायर कर लेते हो। अब अंडरराइटर्स को जो भी आप कमीशन दोगे वो कहलाएगी अंडरराइटर्स कमीशन, उसकी एंट्री आप क्या करोगे, अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। नाउ दिस कैश आउटफ्लो इज योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपका कैश आउटफ्लो जा रहा है, आपने एक अंडरराइटर को पे कर लिया ताकि वो क्या कर देगा, आपके बिहाफ पे शेयर्स मार्केट में बेच पाएगा, आपके लिए शेयर होल्डर्स लाएगा, उसको जो आपने कमीशन दे दी, ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, वो भी कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। तो अंडरराइटर्स कमीशन जो है वो भी आपका क्या है, 10,000 जो है ये भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब एक यस सर। चीज इंपॉर्टेंट है, अब मुझे नहीं पता आपकी बुक ने उसको लिया है नहीं लिया है, क्वेश्चन साइलेंट है एंड मेरे हिसाब से लेना चाहिए, दैट इज डिबेंचर इंटरेस्ट। आपका 14% डिबेंचर्स है, तो 14% डिबेंचर्स पे आपने इंटरेस्ट भी पे किया होगा, या तो आप दिखाते हैं कि एक्रूड इंटरेस्ट अभी पे नहीं किया है, तो एक एजम्पशन यहाँ पे निकल सकती है कि आपने डिबेंचर्स पे 2 लाख पे इंटरेस्ट भी पे कर लिया, तो 2 लाख पे 14% आपने इंटरेस्ट भी पे किया होगा। पिछले साल के आपके 2 लाख के डिबेंचर्स थे, उनका इंटरेस्ट भी आपने पे किया होगा, दैट इज 28,000। इतना आपका कैश आउटफ्लो हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे नहीं पता आपकी बुक ने इसको लिया है नहीं लिया, बट हम एक एजम्पशन लिख के इसको कर सकते हैं, बिकॉज जिस तरह से हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड दे दिया, इक्विटी शेयर होल्डर्स को इंटरम डिविडेंड दिया, भाई मेरे पास जो 14% के डिबेंचर्स है उनको भी तो इंटरेस्ट पे किया होगा। और इसका और एक ख्याल रखना, कल को अगर आपको क्वेश्चन में लोन दिया होगा 10% लोन, तो अगर लोन रिपे कर दिया वो तो आएगा आएगा, लोन पे इंटरेस्ट भी आप ले लेना, अनलेस अदरवाइज क्वेश्चन में लाइबिलिटी खड़ा कर दिया होगा इंटरेस्ट का कि अभी तक पे नहीं किया है, अदरवाइज द वैलिड assumption इज कि इंटरेस्ट भी पे किया होगा। तो सिमिलरली डिबेंचर्स को आपने 1 लाख रुपया तो ले लिया अभी, इस पे 99,000 आ गया, बट पिछले साल के जो आपके 2 लाख के डिबेंचर थे इस पे आपने इंटरेस्ट भी पे किया होगा। अब टोटल करो, टोटल कितना आया, ये इनफ्लो आपका आ गया 3,29,000 मेरे हिसाब से, Like 10,000. और इसमें से सब कुछ माइनस कर लो, देखो कितना आ रहा है, ये सब 81, माइनस। हाँ 81,000. नहीं, ये करो ना, मेरा मतलब बुक का मत देखो, एक बार ये माइनस करो सारा मिला के। सर आपको ही मैंने भी किया था. जलाश 10,7 देखो या आप लिटरलाइज 10,7 ठीक है 16 सर, 10,7 बुक ने भी ऐसे ही है। यही किया यार. 81,000। तो ये आपका आ गया। अब ज्यादा ही कैश चला गया ना, तो हम इसको लिखेंगे कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो बुक ने भी इस चीज को कवर कर लिया है, तो ये मुझे लग रहा था शायद आप लोगों को भूल जाएगा ये चीज, कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आप लोगों को ये समझ आया कि मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा, दोबारा से क्वेश्चन को समझा दूंगा। आया समझ। आया समझ. आपने खुद घर पे ट्राई किया था, हाँ हाँ कहाँ पे गलती लगी थी बेटा? सर, जो यहाँ पे था ना ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, हाँ बेटा, वहां पे मुझे नहीं आ रहा था समझ कि मैं इसके साथ लूं या ना लूं, जो हमने जो इक्विटी शेयर्स लिया था वो। ऑब्वियसली बाकी देखो बेटा, ऑलमोस्ट मैंने सिक्योरिटी ठीक किया था। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अगर बड़ा है, साहिबा बेटा क्यों बड़ा होगा?
भाई जब आप शेयर्स को इशू करते हो या डिबेंचर्स को इशू करते हो ऑन प्रीमियम, जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो आप क्या कर लेते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो अगर ये बड़ा है इट मीन इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने क्या लिया, प्रीमियम ले लिया है, तो वो तो इनफ्लो कैश तो आया होगा ना। तो या तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स होगा या डिबेंचर्स होगा, तो बेटर था, क्योंकि डिबेंचर्स के बारे में लिखा था कि डिस्काउंट पे इशू किया है, तो इट मीन्स शेयर्स को ही आपने प्रीमियम पे इशू कर लिया। बट मैंने दो गलतियां आपकी जो नोटिस कर ली, एक आपने गलती कर दी थी डिविडेंड पे। प्रेफरेंस शेयर्स पे आप लोग 15% डिविडेंड ले हाँ रहे थे। हाँ हाँ, तो एक मुझे बार लग रहा है क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन भूल गई। प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, जब इतना ही लिखा था प्रेफरेंस डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स, तो बेटा कितना डिविडेंड दिया होगा वो तो आपने देखना पड़ेगा कि प्रेफरेंस शेयर के साथ जो कूपन रेट लगा हुआ है, डिविडेंड रेट लगा है, वो कितना है। इस केस में दैट डिविडेंड रेट वाज 18%। ठीक है बेटा, यस सर। तो वो 18% आपने लेना था जो आपसे गलती लगी थी। एंड देन मुझे लगता है अगर आप इसको खुद से करते तो आप में से शायद बहुत ही कम चांस होते कि आप ये 14% डिवेंचर इंटरेस्ट भी लेते। तो आपको अपना होरिजन थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, इस एंगल से सोचते हुए कि भाई 14% अगर डिवेंचर्स है तो इसका इंटरेस्ट भी तो दिया होगा। समझ आई बात। यस सर। और एक चीज जो आपने, मुझे लगता है शायद आपको समझ नहीं आता, दैट वाज अंडर राइटर्स की जो कमीशन थी, इसका क्या ट्रीटमेंट करना। नो सर, ये मैंने लिया था। वेरी गुड। क्योंकि अंडर राइटर इसकी एंट्री क्या हुई होगी, अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो भाई अंडर राइटर कैश अभी है। डेबिट में दिख रहा है, तो अंडर राइटर को दे दिया, बट यहाँ से कैश गया। अब वो कैश जो गया वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एंड देन डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स में 5,000 पिछले साल का था, अभी 6,000 हो गया, इट मीन 1,000 बढ़ गया है। अब डिस्काउंट में डेबिट 1,000 बढ़ा है, इट मीन जो आपने वहां से बोला था कि डिवेंचर्स 1 लाख से बड़े थे, जो मैंने भी गलती की थी पहले, मैंने 1 लाख लिखा था, बट फौरन मुझे नजर पड़ी डिवेंचर्स पे, भाई ये तो यहाँ पे इंटरेस्ट डिस्काउंट भी दिया है, तो 1 लाख नहीं आया बेटा, 99,000 आया है। तो ओवरऑल सब कुछ मिला के फिर पता चला अल्टीमेटली द कैश यूज्ड इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इज 81,000। ठीक है बेटा। यस सर। तो आई थिंक मतलब अभी तक के हमारे जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के जो क्वेश्चंस थे, वो आपके हो गए। हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के क्वेश्चंस सारे हो गए, चाहे वो अनसॉल्व हो या सॉल्व हो। और हमने स्टार्ट किया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, उसमें मैंने आपको लगभग 7-8 क्वेश्चन दिखा दिए थे, तो बेसिक्स करा लिया था। बट जो मुझे थोड़ा लगा था कि शायद आपको हाँ लगेगा कि यार ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत टफ है, ऑपरेटिंग में इतना है, फिर पता नहीं इन्वेस्टिंग में क्या होगा, फाइनेंसिंग में क्या होगा। और ये चीज दिखाने के लिए कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बहुत ईजी है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा डिफरेंटली पढ़ाता हूँ। पहले इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग ही खत्म कर लेते हैं, एटलीस्ट बच्चों को लगे भाई 3 हिस्सों में तो 2 हिस्से तो हमें आगे करने, वो तो बहुत आसान है। ठीक है। अब क्या आता है बेटा, तुम तीनों को बोल रहा हूँ, और जो भी बच्चे फिर बाद में इसको यूट्यूब पे देखे जब भी उसको देखेंगे, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप करो कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। इस टॉपिक के जितने तुम क्वेश्चंस करोगे ना, उतना तुम्हारा होरिजन खुलेगा और तुम्हें चीजें समझ आने जाएगी। और ये चीजें आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि कैश फ्लो के 8 मार्क्स लाएंगे, बट ये आपको ना अकाउंटिंग में भी वो कर देगा। जैसे डॉक्टर डायग्नोज करता है ना कि भाई बीमारी, ये टेस्ट में अगर ये केमिकल ज्यादा आया तो मतलब क्या हुआ है अंदर, डॉक्टर टेस्ट देख के बोलता है ना कि भाई क्या बीमारी है अंदर, फिर वो दवाई देता है। इसी तरह से आप कैश फ्लो स्टेटमेंट की इन चीजों को देखते हुए समझ आओगे कि भाई बिजनेस में क्या चल रहा है, या अगर यहाँ आ रही है इसके पीछे इम्पैक्ट क्या होगा, उससे क्या होगा। तो आपकी सारी अकाउंटिंग बेसिकली रिवाइज भी हो रही है। समझ आई बात। तो इसको हल्के में नहीं लेना, अच्छा टॉपिक है। सिर्फ इस कंटेक्स्ट से भी इसको नहीं पढ़ना कि आपका एग्जाम है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी एक कोर्स के लिए अपना एडमिशन कर लिया था अभी कुछ दिन पहले। तो मैं अगर पास के एंगल से पढ़ूंगा तो शायद मैं 15-20 दिन में पढ़ लूंगा तो पास हो जाएगा मेरा। बट मैं उसकी एक एक वर्ड को पढ़ रहा हूँ, बिकॉज मेरे को वो एग्जाम इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मेरे को पास करना है, इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे को वहां से नॉलेज हासिल करना है। तो अल्टीमेट गोल ऑफ अवर स्टडी इज कि हमें वहां से नॉलेज गेन करना है। आप सीए बन जाओगे, बाय हु कर को सीए बन जाओगे, बट सीए बनने के बाद भी आप 25,000 की जॉब करोगे या 2.5 लाख की जॉब करोगे, वो डिपेंड करेगा कि आपका स्किल सेट कैसा है, आपने कैसे सीए में सीखा है। आपने जब 3 साल की ट्रेनिंग कर दी है चार्टर्ड अकाउंट, आपने क्या क्या सीखा है उसमें। आपने जब एग्जाम की और आपने सिर्फ ट्रिक्स करके एग्जाम को पास किया है, कि एक बैलेंस अप्रोच लेके कंसेप्ट को भी समझ लिया, उस कंसेप्ट से फिर आप जिस कंपनी में जाओगे वहां पे उनके फाइनेंसेस बेटर करोगे, उनकी वैल्यू एडिशन करोगे, उनके प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट करोगे, उनकी कॉस्ट में रिडक्शन करोगे, देन ओनली दे विल बी पेइंग यू मोर। अदरवाइज तो आपको उतनी सारी देंगे ना जितनी अकाउंटेंट को देते हैं। टैग लगने से क्या चीज वो आपको ज्यादा दे देंगे। तो हमेशा फोकस करो स्किल सेट में। रिसेंटली एक क्रिकेट लीग आईपीएल की क्या हो गई, ऑप्शन हो गई। तो देयर वाज दिस प्लेयर जिसको 24 करोड़ रुपए मिल गए, देयर वाज दिस प्लेयर जिसको 20 करोड़ मिले, एंड देयर वाज दिस बॉलर जिसको 20 लाख मिले। दोनों एक ही टूर्नामेंट खेलेंगे, दोनों शायद सेम टाइम ऑफ काइंड ऑफ बॉल देंगे। तो एक बॉलर को
पर बॉल के लिए 7-7 लाख रुपए मिलेंगे, और सिमिलरली एक बॉलर है जिसको टोटल टूर्नामेंट के लिए 20 लाख रुपए मिलेंगे। मतलब वो बंदा एक ओवर करेगा ना तो उसके 2 साल की सैलरी है। ऐसा क्या है उनमें, दैट इज द स्किल सेट। तो वो स्किल सेट डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी आप किसी टॉपिक को yes sir. पढ़ोगे इस नियत से पढ़ लेना कि भाई मेरा स्किल सेट डेवलप होना चाहिए, मेरी वैल्यू एडिशन होनी चाहिए, और हर दिन वो छोटी छोटी वैल्यू एडिशन जो होती है वो इंशाल्लाह फिर 4-5 साल में इतनी अच्छी होती है, वो आपकी फिर आपका करिश्मा दिखाता है कि ये बंदा क्या है, इसके पास कितनी नॉलेज है। और फिर ऑर्गेनाइजेशन, आपका इंटरव्यूअर आप में वो चीजें देख लेता है कि हाँ, दिस पर्सन विल ब्रिंग वैल्यू एडिशन माय कंपनी एंड आई विल पे एनीथिंग रिक्वायर्ड। अब देख लेना उस ऑप्शन को किस तरह से उन्होंने, दे वेंट ऑन टू पे 24 करोड़ रुपीज फॉर दैट पर्सन। तो कहते हैं क्या बॉलर ही तो है भाई, 4 ही ओवर तो डाल रहे हैं, बट दे नो समहाउ कि भाई इसके पास क्या वो चीज स्किल सेट है, या मैं ट्रॉ टूर्नामेंट जिता सकता है, कितनी वैल्यू एडिशन। आप किसी को 24 करोड़ दोगे इसी उम्मीद से दोगे ना कि 24 करोड़ से ज्यादा कमा के देगा ये बंदा, सिंपल सी बात है ना। तो आप जब कहीं जॉब करने जाओगे, आप क्या चाहोगे, आपकी सैलरी कितनी होगी, 2 लाख, 3 लाख पर मंथ, 4 लाख पर मंथ। तो वो क्या देखेगा आपका एम्प्लॉय, यही तो देखेगा भाई मैं अगर आपको 2 लाख रुपए दूंगा, आप मुझे 2.5 लाख रुपए कमा के दोगे कि नहीं दोगे। अगर आप वैसे होंगे कि आप कमा के दोगे तो आपको देगा 2 लाख। अगर आप उसको 20 हजार नहीं कमा कर दोगे, वो आपको 20 हजार नहीं देगा, वो आपको 15 हजार ही देगा, बिकॉज वो तो आपने रिटर्न देखेगा ना, कैपिटलिज्म चल रही है। तो जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, इस चीज से मत पढ़ो कि मेरे को एग्जाम में पास करना है। वो खुद ही हो जाएगा। 3 इडियट्स मूवी का एक डायलॉग होता है, कामयाबी मतलब काबिल बनने के लिए पढ़ो, कामयाबी पीछे आ जाएगी आप। तो वो काबिल बनना है इंसान को, ठीक है ना, कामयाब इंसान खुद ही हो जाएगा। एनीवेज, ज्ञान को वायरा वैली यू वापस ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में पर से हमारे जितने भी क्वेश्चन थे वो हमारे सारे, मतलब जो कंसेप्ट थे वो एज इट इज सारे हो गए। अब जितना जितना हम उसको और करेंगे उतना उतना क्या हो जाएगा हमारा, वो हॉरिजन खुल जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी। तो आ जाओ वापस हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? No sir. ठीक है, ज्ञान गुजरात, ना ना. कौन सी इलिस्ट्रेशन तक हमने पढ़ा था? 7 Illustration 7. 7 तक पढ़ा था हमने। हाँ. अच्छा ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके मतलब क्वेश्चन को कर लेते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। 2-3 दिन में हम भी कंप्लीट करेंगे, 2-3 दिन में नहीं भाई अभी कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो बाय एंड ऑफ दिस मंथ या फर्स्ट सेकंड तक हम इंशाल्लाह कवर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 8। तो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ तो आपको समझ आएगा आपकी बुक में कौन सा क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फॉर द फॉलोइंग कैलकुलेट द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 2017 में 1 लाख था, 2018 में 2 लाख था। आप लोगों को क्वेश्चन मिल गया? हाँ हाँ. सबको मिल गया क्वेश्चन? Yes. इसको शायद समझ मुझे जाएंगे। जहरा जहरा सब ठीक है? जहरा ठीक है। ठीक है, जो भी है समझ। चलो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पढ़ रहे हैं। नीचे सारी चीजें आए हैं तो हम, हमें आप पता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, तो हम पहले चीज से ही स्टार्ट करेंगे। जो जो चीज आएगी उसका ट्रीटमेंट देखेंगे, क्या करेंगे मैं आप लोगों से पूछूंगा। सबसे पहले है सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। हाँ. पिछले साल 1 लाख था, अब ये 2 लाख हो गया, मतलब आपका सर पीएनएल का। अगर नेट प्रॉफिट नहीं दे के होगा तो कैसे निकालेंगे? मैं उसी पे आ जाता हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ। जो आपका पीएनएल है, आपको पता है कंपनीज एक्ट में जो बैलेंस शीट बनती है उसमें जो पीएनएल का सरप्लस होता है वो आप किसी रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर दो। अगर आपको कुछ करना है बाद में जितना भी बचेगा पीएनएल में, वो एज ए सरप्लस हम दिखाते हैं पीएनएल में। तो आज तक का 2017 तक का जो कंबाइंड प्रॉफिट था पिछले सालों का मिला के सरप्लस था, वो 1 लाख था। आज अब देख लो इसमें तो 2 लाख हो गया है। तो इसमें इस साल का प्रॉफिट कितना आया है? बोले नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, जहां से हमें स्टार्ट करना है, वो आपका कितना आएगा? लास्ट ईयर का प्रॉफिट, इस साल का प्रॉफिट कितना दिख रहा है पीएनएल में? 2 लाख। हाँ. हमारा सरप्लस कितना दिख रहा है पीएनएल में? 2 लाख। हमारे पॉकेट में गाल खाते में कितना दिख रहा है अभी? 2 लाख। पिछले साल कितना था? 1 1 लाख. लाख। तो ये 1 लाख जो बड़ा है पीएनएल में, ये क्या है? ये इस साल का प्रॉफिट है बेटा। आ गया, या तो आपको सीधे दिया होगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इतना है, या तो आपको सरप्लस का माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, मैं कोई अभी फॉर्मेटिंग में नहीं जाऊंगा, फॉर्मेटिंग वाला काम जो होता है ना हम लास्ट में करेंगे, ठीक है ना। ये मेरा थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच रहता है एज कम्पेयर टू बाकी फैकल्टीज, वो फॉर्मेटिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं।
मैं ये बिलीव करता हूँ जब आप किसी घर को बना लेते हो, आप पहले सिविल स्ट्रक्चर को खड़ा कर लेते हो, ठीक है, उसके बाद फिर वो आर्किटेक्चर वाला काम आ जाता है, इंटीरियर डिजाइनिंग का ऑल्सो। पहले मेन कंटेंट को फोकस करना चाहिए, तो जो जो चीज आएगी उसको हम फोकस करेंगे, बाद में ये फॉर्मेटिंग हो जाएगी बुक को देख के, ठीक है। हम्म। चलो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यू आर नोइंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन? यस सर। तो अगर आपने डायरेक्टली एसेट को हिट करना है तो आप डेप्रिसिएशन क्रिएट करते हो, नहीं तो आप एसेट को अगर फेस वैल्यू पे रखना चाहते हो, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, तो आप हर साल पीएनएल से प्रॉफिट निकाल के प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करते हो, ठीक है। अब देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है, लास्ट ईयर 50,000 था, इस साल 75 हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया? कि हमने उसमें और रखा है मतलब हिस्टोरिकल वैल्यू। हमने डेप्रिसिएशन और प्रोविजन क्रिएट किया है, कितना? हम्म। इस साल कितना किया है? अगर पिछले साल 50,000 था, इस साल कितना है? 75,000। तो इस साल हमने एक एंट्री की होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 25,000 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 25,000। क्या मतलब हुआ? ये जो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, इसमें 25,000 रुपया लेस हुआ है, एक नॉन कैश एक्सपेंस, तो कैश प्रॉफिट मेरा ज्यादा होगा। तो डेप्रिसिएशन को मैं क्या करूंगा? एड बैक। ऐड बैक करूंगा, चाहे डेप्रिसिएशन लिखो या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखो, उसको मैं क्या करूंगा? ऐड बैक करूंगा, बिकॉज उसने क्या किया बेटा, उसने प्रॉफिट को क्या किया है? कम। कम किया है। तो मेरा जो कैश प्रॉफिट होगा, मैं बोलूंगा वो 1,25,000 था, उसमें से मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 25,000 लेस किया है, तो कैश प्रॉफिट तो मेरा ज्यादा था। समझ आई बात? यस सर। नो। हाँ। उसके बाद गुडविल देखेंगे। गुडविल मेरा पिछले साल 15,000 था, गुडविल मेरा पिछले साल कितना था? 15,000। 15,000। इस साल कितना हुआ है? 10,000। 10,000। तो 5,000 गुडविल में कम हुआ है। अगर एक इंटेंजिबल एसेट को आपने कम किया है और गुडविल को कम किया है, इट मींस गुडविल को क्या किया है? अमोर्टाइज किया है। Amortization। अमोर्टाइज किया है, तो अगेन एक नॉन कैश एक्सपेंस आपने प्रॉफिट एंड लॉस में हिट किया है, इट मींस अगेन आपका जो कैश प्रॉफिट था वो ज्यादा था। तो इट मींस ऑपरेशन से जो आपने कैश प्रॉफिट कमाया था वो ज्यादा कमाया था। तो गुडविल अमोर्टाइजेशन को भी हम क्या करेंगे? एड बैक एड। करेंगे। हाँ साहिबा बेटा, ठीक है, समझ आ रहा है, दिमाग में जा रहा है? यस सर। ठीक है, मजा आ रहा है पढ़ने में? यस सर, आ रहा है। चलो ठीक है। उसके बाद देखो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। आपने शेयर्स इशू किए थे डिस्काउंट पे, आपको पता है कि आप नहीं कर सकते, ठीक है ना, बट ये पुराने बुक से आ रहे हैं तो ये डाल रहे हैं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं दिखना चाहिए बैलेंस शीट में, बिकॉज नाउ द कंपनीज एक्ट कैटेगोरिकली फोरबिड्स टू इशू द डिबेंचर्स ऑन डिस्काउंट। बट एज्यूमिंग ये पुराना कुछ डिस्काउंट चलता आ रहा था, जो पिछले साल सर तक 10,000 था, इस साल 8,000 है। सर ये फाइनेंशियल में नहीं आएगा? अगर आता भी तो सुनो उसमें सुनो सुनो, मेरी बात मैं रिपीट कर लेता हूँ, पहले आपका ये डाउट ले लेता हूँ कि वो फाइनेंशियल में आएगा कि नहीं आएगा, वो सब मैं क्लियर करूंगा, ठीक है ना। हम्म। बुझना डॉक्टर तो इसमें पेशेंट है, हम्म। तो इसमें इंटर्न है, पेशेंट का कुछ इंटर्न कुछ डॉक्टर। पहले बात करेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स के बारे में। मैंने जो पहली बात बता दी आपको, मतलब ज्ञान वाली बात, क्वेश्चन से भी हटके, वो ये है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अगर देखा जाएगा प्रैक्टिकली नहीं आना चाहिए कंपनी, हम्म। ठीक है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंट हो किसी कंपनी के और अगर ने ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स किया तो आप बोलोगे ये गलत किया, बिकॉज कंपनीज एक्ट कैटेगरी में बोलता है आप शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। पढ़ा था हमने कैटेगरी में? हम्म। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? सारे यस सर। बताओ। हमने जब पढ़ा था अकाउंटिंग एंट्री ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश पढ़ा था, एट प्रीमियम पढ़ा था, डिस्काउंट के वक्त मैंने क्रॉस किया। ये बोलते हो कि आप नहीं कर सकते हो, सिर्फ एक केस में कर सकते हो डिस्काउंट पे, जब आप फोरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू करते हो और उसमें भी उतना ही डिस्काउंट देते हो, दे सकते हो, मतलब जितना आपका शेयर फोरफिट में पड़ा। तो अल्टीमेटली द पॉइंट इज, डिस्काउंट वाला लॉस कभी कंपनी को शेयर के नाम से नहीं हो सकता है। एक तो ये क्लियर है। यस सर। सपोज अब बुक्स में आ भी रहा है डिस्काउंट, इट मींस ये पहले कंपनीज एक्ट के ये जो प्रोविजन थे इससे पहले पहले आया था। तब क्या हुआ था? तब आपने इनको डिस्काउंट दिया था, तब आपने इन्हें डिस्काउंट दिया था। कैसे आया होगा पिक्चर में मैं दिखा रहा हूँ। आपने इसको ना ऐसे डाइसेक्ट करना चाहिए कि भाई आया कहां से होगा, उसको समझ लेंगे, फिर गया क्या होगा उसको समझेंगे, तो आपको खुद ही फर्क पड़ेगा कि मेरे को क्या निकालना है, उसमें इसका इंपैक्ट क्या है। समझ आई मेरी बात? हम्म। स्टार्ट कर लेते हैं कि ये कहां से आया होगा बैलेंस शीट में, ये डिस्काउंट और शॉर्ट में। अगर ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स 10,000 है, इट मींस आपने 1 लाख के शेयर्स इशू किए सपोज,
1 लाख के शेयर इशू किए हैं, बट उनको आपने डिस्काउंट 10,000 दिया है यस सर। और उनने आपको 90,000 दिया है। फाइन। तो आपने एंट्री कर ली, कैश अकाउंट डेबिट 90,000, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डेबिट 10,000 टू शेयर कैपिटल 100। ये आपने उस साल एंट्री कर ली। ठीक है बेटा, मुनजा बेटा आप फोकस करो क्योंकि आपका डाउट था। बेटा अगर आप उस साल कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे, उस साल अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे, उस साल जब आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बताओगे आपको कैश कितना आया, तो आप बोलोगे 1 लाख नहीं आया, 90,000 आया। 90,000 आ गया। हाँ। बस डिस्काउंट क्योंकि उधर ही रहा तो इसका तब कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ा ना। अल्टीमेटली फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आप बोलोगे 90,000 कैश है। ठीक है, अब डिस्काउंट आपका बैलेंस शीट में दिखा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अल्टीमेटली आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी से 90,000 कैश आया, डिस्काउंट की वजह से ना कैश आया ना गया, अल्टीमेटली कैश जो आया वो 90,000 आया। उस साल इतना ही होगा। ठीक है, अब अगले साल आपने क्या किया, आपने इस डिस्काउंट में से 2,000 राइट ऑफ कर दिया। तो अब आपने एंट्री कर दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2,000 टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। तो ये जो 10,000 था, 10,000 में से 2,000 आपने माइनस कर लिया प्रॉफिट से। अब इस साल ये रेलेवेंट हो जाएगा कि ये जो आपने 1 लाख बोला प्रॉफिट, इसमें से 2 लाख का एक नॉन कैश एक्सपेंस गया है। नाउ दिस writing off of discount on issue of shares has resulted in the decrease of the 2,000 profit, which is a non-cash expense. So it means आपने ऑपरेशन से जो कैश है वो ज्यादा जनरेट किया होगा। तो मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, ऐड बैक करेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर 2,000। ये देखो मैं रिपीट करूंगा, ये मुश्किल टर्म है समझने के लिए, मैं रिपीट करूंगा। और मुझे लगता है जब मैंने आपको ये चीज समझा दी और मैंने आपको ये चीज समझा दी, आपका खुद ही आंसर आया कि भाई प्रॉफिट से 2,000 कम हुआ है जो कि नॉन कैश एक्सपेंस है, तो नॉन कैश एक्सपेंस को ऐड करते। समझ आया आपको खुद ही? मगर कब आया समझ, जब मैंने आपको पहले ये समझा दिया ये आया कब हुआ। अब जा रहा है तो कहां पे हिट कर रहा है, तो आपको सब समझ आया। जिस साल ये क्रिएट हुआ था उससे क्या इंपैक्ट आया था, अब जब इसको राइट ऑफ कर रहा हूं तो अब क्या इंपैक्ट आया। इस साल भी अभी मैं अगर मैं पीए बनाऊंगा तो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ये 2,000 का ऐड हो जाएगा, फाइनेंसिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज फाइनेंसिंग में सिर्फ पहले साल में 90,000 का कैश आया था। अल्लाह अल्लाह खैर सन। अब कोई है जिसको ये 3 चीजों में समझ नहीं आया, टू बी ऑनेस्ट प्लीज साहिबा, मुनज्जम, नातिका, जहरान, अगर आपको अभी लगता है कि मुझे ये 25,000 का समझ नहीं आया, मुझे ये 5,000 का समझ नहीं आया, या मुझे ये 2,000 का समझ नहीं आया, सर आप रिपीट कर लो। बट प्लीज ऐसा जहन में नहीं रखना कि नमागेश गंद या सारमा वन की एमिशन पाना समझी, प्लीज ऐसी चीज जहन से छोड़ दो। कोई है जिसको अभी तक भी ये समझ नहीं आया, मैं दोबारा से सर कैश फ्लो खाली हम 12 मंथ्स के लिए ही बनाते हैं? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर बनता है, आप अगर देखोगे उसका उस साल की फाइनेंस स्टेटमेंट बनाते हो, उसमें आप बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दिस पीरियड बनाओगे, और कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर इस साल में कैश कहां से आया, इस साल में कैश कहां गया, पूरे साल का बनता है या पूरे सर फिर प्रीवियस ईयर की रेलेवेंस क्यों है इस साल में? पिछले साल की रिलेवेंस तो मैं ला ही नहीं रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि इस साल मुझे देखना है कि मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश आया। ठीक है, ये मेरा मुझे यही निकालना है ना क्वेश्चन में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश आया। अभी मैंने देखा कि मेरा नेट प्रॉफिट जो है वो 1 लाख। ठीक है, तो मैंने एज्यूम किया कि ये 1 लाख मेरा आया होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, फिर मेरे को और कुछ इंफॉर्मेशन दी है तो मैं उसका देखता हूं कि इस साल के प्रॉफिट में इंपैक्ट आया होगा कि नहीं आया होगा, टू अराइव एट द फिगर ऑफ द कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इन दिस ईयर। इस साल के लिए मैं फोकस करता हूँ। उसमें मैंने पहली चीज देखी, इस प्रॉफिट में 25,000 लेस हुआ है डेप्रिसिएशन का। वो एसेट कब खरीदे मेरे लिए इररिलेवेंट है, मेरे लिए ये रिलेवेंट है कि मैंने इस साल 1 लाख नहीं कमाया था, 1,25,000 कमाया था कैश प्रॉफिट, उसमें से मैंने 25,000 नॉन कैश में लेस किया। तो अगर मैं आपको बोलूंगा मैंने कैश प्रॉफिट कितना कमाया था, तो आप क्या करोगे, 25,000 को ऐड करोगे कि नहीं करोगे? साहिबा बेटा आपसे सवाल है, ऐड करोगे नहीं करोगे? यस सर। Because what you are calculating out here is the cash flow from the operating activity, is the cash flow from operating activities, और वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी इस साल की ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना। इस साल की ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपने 1 लाख कमाया था कि 1,25,000 कमाया? 1,25,000।
तो आप इस 25,000 को ऐड करोगे। यहाँ पे आप ये लॉजिक तो नहीं बोल रहे थे, वो तो प्लांट मशीनरी मैंने 10 साल पहले खरीदा था, तब तो लेस नहीं किया, आप क्यों लेस नहीं। मैं bothered, I'm not bothered about that. I am concerned about to arrive at the figure of cash generated from the operating activities। मेरे को ये देखना है इस साल मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश कितना जनरेट किया। अगर मैं पीएनएल को बेस लेके बोलता हूँ कि मैंने 1 लाख कमाया है, वो इनवैलिड हो रहा है, क्योंकि 25,000 रुपया मैंने इसमें से डेप्रिसिएशन का हिट किया है, जबकि डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश। तो इट मींस मैंने 1 लाख नहीं कमाया, 1,25,000। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज जहां पे आपको गुडविल के बारे में बोल दिया कि गुडविल को आपने पहले 15,000 थी, अब 10,000 दी। वो गुडविल पता नहीं कब खरीदी है। तो यहां जब आप बोल रहे हैं कि 10,000 हो गई है, इट मींस क्या हुआ है। तो आप बीइंग अकाउंट स्टूडेंट आपको पता है कि गुडविल अगर आपने कम कर दी है, बेची तो नहीं होगी, क्योंकि बेचते आप गुडविल पूरा है का पूरा है फिर बिजनेस को। गुडविल अगर कम हुई है, इट मींस परचेज गुडविल को आपने अमोर्टाइज कर लिया है। तो अगेन दिस इज अगेन अ नॉन कैश एक्सपेंस। तो इस नॉन कैश एक्सपेंस को भी ऐड करूंगा तो मैं बोलूंगा नहीं, सॉरी 1,25,000 नहीं, 1,30,000 मैंने कैश प्रॉफिट कमाया था, उसमें से 25,000 डेप्रिसिएशन लेस किया था, उसमें से गुडविल का 5,000 लेस किया था, तो मेरा आपके नेट प्रॉफिट आया था 1 लाख, बट मेरा कैश प्रॉफिट था 1,30,000। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। आपके डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स आपके बैलेंस शीट में लास्ट ईयर 10,000 दिख रहा था, इस साल 2,000 हुआ, 8,000 हुआ है। तो क्या हुआ, 2,000 इससे कम हुआ है। मैं बोल रहा हूँ ये 2,000 कम हुआ है, गया कहाँ सर, ये पीएनएल में गया है। कैसे, आपने इसको राइट ऑफ किया है, तो आपने एंट्री की है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। अल्टीमेटली क्या हो गया है, प्रॉफिट एंड लॉस में आपने 2,000 का डेबिट मारा है, तो देखो 2,000 से कैश गया है, आंसर इज नो। मींस आपको जो 1 लाख है, 1 लाख कैश नहीं है, 1 लाख प्लस 2,000 है, तो अभी हम पूछे 1,32,000। मींस आपको जो कैश प्रॉफिट था इस साल का वो 1,32,000। दैट इज व्हाई इट हैज रिलेवेंसी फॉर दिस ईयर, बिकॉज इस साल का पीएनएल उसने हिट कर दिया है। तो इस साल का जो कैश मेरा जनरेटेड था वो 1,32,000 था। मैं उससे बॉदर्ड हूँ, मैं वो कंसर्न हूँ कि मैंने कैश कितना जनरेट किया था इस साल। इस साल मैंने कैश जनरेट किया था 1,30,000, और प्रॉफिट क्यों फिर 1 लाख है, उसके रीजन ये है कि ये भी राइट ऑफ किया, ये भी राइट ऑफ किया, ये भी प्रोविजन कर दिया, बट मैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,32,000 टिल नाउ। अब आगे और चीज आएगी और क्लैरिटी आ जाएगी। अब बेटा आपको ये डाउट समझ आया? यस सर। ठीक है, यहां तक ठीक है। तो अब इसके बाद मेरे सारे जो खर्चे आते हैं वो मेरे बैलेंस शीट आइटम आते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो इतना है। ठीक है, तो ये 1,32,000 हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ मेरा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है या कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस वो कितना है, 1,30,000। तो मैं बोल सकता हूँ मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,32,000। अब मैंने वर्किंग कैपिटल चेंजेस देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ मेरा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था कैश में बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस वो कितना था, 1,32,000। ठीक है, अब कुछ और आपको इसमें प्लस माइनस करना पड़ेगा, तो आपको अल्टीमेटली निकल जाए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपने कैश कितना जनरेट किया। नाउ दैट इज नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, डेटर। आपके डेटर आ गए या फिर बिल्स रिसीवेबल। अब क्या था, पिछले साल आपके ट्रेड रिसीवेबल 15,000 थे, इस साल आपके ट्रेड रिसीवेबल 12,000 है। 12,000 है। इसका मतलब क्या होता है, बैड डेट होंगे या कैश दिया होगा उनको, ऐड इन्होंने करेंगे किया। या कुछ लेस करेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या हुआ है, डेटर्स आपके कम हुए हैं, डेटर्स आपके कम हुए हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे बैड डेट होगा तो ऊपर आपने हिंट दी होती फिर उसको वहां पे ऐड कर लेते। तो यहाँ पे हम क्या मानते हैं, अगर 15,000 है और 12,000 है, मीन जो प्रॉफिट था वो सारा तो आपने कैश में माना, उसके एडिशन में आपका क्या है, कैश सेल जो वहां तो हो गया फैक्टर इन, उसके बगैर क्या हुआ है, डेटर ने भी आपको 3,000 रुपया दिया है, तो ये आपका डिक्रीज इन करंट एसेट हो जाएगा। तो डिक्रीज इन करंट एसेट को आप क्या करते हो, ऐड ऐड करते हो। ऐड करते हैं। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल जो है वो भी आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 3,000 में बेटा और ऐड करूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ट्रेड पेएबल। ट्रेड ट्रेड पेएबल कितने थे पहले, 12,000 थे और 15,000 है। क्या हुआ है, ट्रेड पेएबल पहले 12,000 थे अब 15,000 हो गए। इसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इंक्रीज
करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी 3000, हाँ ऐड। क्रेडिटर्स मेरे 3000 से बढ़ गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सर ऊपर जो अभी तक आपने 1 लाख की फिगर पकड़ी है, 1,32,000 की, इसमें आपने सारी परचेज को क्या माना है? कैश माना है। हाँ वही है ना, सारी परचेज को आपने कैश माना है। बट जब यहाँ पे आपने देखा आप क्रेडिटर बढ़ गए हो, इतनी सारी परचेज कैश में नहीं है, 3000 की परचेज जो है वो क्रेडिट में। इट मीन कैश आपने ज्यादा जनरेट किया था। यहाँ पे आपने 1,32,000 जो फिगर आ रही थी, आपने सारा कैश माइनस कर दिया था परचेज, बट परचेज में सारा कैश नहीं गया है, 3000 का क्रेडिट में गया है, तो कैश में तो ज्यादा कमाया होगा ना इस साल। तो ऑपरेटिंग से जो कैश जनरेट हुआ होगा वो ज्यादा हुआ होगा। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सपोज मेरी इस साल की जो परचेजेस थी वो 1 लाख थी, मैंने ऊपर एज्यूम क्या किया, ये सारी मेरी कैश परचेज थी 1 लाख, तो मेरा जितना भी सेल्स था मैंने उसमें से 1 लाख माइनस किया, तो मैंने बोला मेरा कैश प्रॉफिट 1,30,000 है। अभी पता चला नहीं, मेरा तो 97,000 ही था, तो मेरा तो 97,000 ही माइनस करना चाहिए था, बट मैंने 1 लाख माइनस किया है, तो अब ये 3,000 क्या करूंगा? एड बैक करूंगा। समझ आई मेरी बात नातिका? यस सर। जब क्रेडिटर मेरे बढ़ रहे हैं, इट मीन जो मैंने वहां पे एजम्पशन ली है कि सारी परचेज कैश में है, वो वायलेट होगी, वो सही नहीं है, वो इनवैलिड होगी। तो अब क्या करूंगा? जितनी क्रेडिट में हुई है परचेज, उतना मैं कैश प्रॉफिट ऐड करूंगा, क्योंकि कैश में मेरा उतना नहीं गया होगा, कैश मेरा कम गया होगा। तो कितने से कम गया होगा? 3,000 से। तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी जो है मेरा वो ऐड हो जाएगा। इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल जो है, उससे आपका कैश तो नहीं गया होगा, वो 3,000 आपका अगेन ऐड होगा। ठीक है, समझ आया ये? यस सर। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज आपकी 30,000 की थी, अभी 25,000 की है। डिक्रीज इन्वेंट्रीज हो आपकी 30,000 की और 25,000 की। इट मीन जो एड बैक। स्टॉक आपका है, स्टॉक जो था पिछले साल 30,000 था, इस 25,000 का। अब स्टॉक अगर कम हुआ है, इट मीन स्टॉक में कैश फंसा नहीं है, वहां से भी आपका पैसा रियलाइज हुआ है। जो स्टॉक आपका पिछले साल 30,000 का ओपनिंग स्टॉक था, वो आप क्लोजिंग स्टॉक कितना रहा? 25,000 हो गया। इट मीन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका कम हो गया, जो आपने वहां पे फिगर ले ली थी वो इनवैलिड हो गई। इट मीन आपका अगेन जो है स्टॉक से भी आपका 5,000 एडिशनल रियलाइज हो गया है, तो इससे भी आपका क्या हो गया है? डिक्रीज इन करंट एसेट है ये। तो डिक्रीज इन स्टॉक जो है, इससे भी आपको क्या हुआ है? कैश फंसा नहीं है, बल्कि कैश क्या हुआ है? रिलीज हो गया वहां पे। ठीक है, समझ आया? समझ आया? यस। उसके बाद क्या है? सैलरीज आउटस्टैंडिंग। सैलरीज आउटस्टैंडिंग मतलब आपकी लाइबिलिटी है। सैलरीज आउटस्टैंडिंग, पिछले साल की लाइबिलिटी थी 11,000, मतलब यस पिछले सर। साल आपने 11,000 की सैलरी जो थी वो खर्चा तो लिया था, बट अभी पे नहीं किया था। इस साल क्या हुआ है? 10,500। पिछले साल के 11,000 में से इस साल आपने 500 की सैलरी और पे कर दी। इस साल की सैलरी तो आपने पे कर दी होगी कैश में, जो आपने पीएनएल से लिया। इस साल की जितनी भी सैलरी पीएनएल में आई थी वो तो आपने कैश में मान ली। उसके बरक्स, उसके अलावा आपने पिछले साल की 500 भी इस साल पे कर लिए, तो ऑब्वियसली क्या होगा? इस साल 500 कैश कम हुआ होगा ना। हाँ बिकॉज पीएनएल में जितना भी इस साल, पीएनएल में क्या आता है? एक्रुअल बेस पे आता है। पीएनएल में सिर्फ इस साल की सैलरी गई होगी ना, वो आपने सारा कैश में माना, ठीक है। अब आप पिछले साल का देख लो तो 11,000 था, अब वो 10,500 ही हो गया है। इट मीन पिछले साल का भी 500 आपने पे कर दिया, तो इस साल कितना पे किया होगा? इस साल आपने इस साल की सैलरी पे की होगी और पिछले साल का 500 पे किया होगा। इस साल की सैलरी पे कर दी, वो आपकी पीएनएल में तो आ ही गई, वो आपने सारा कैश माना। इसके बगैर आपने 500 और पे कर दिया है इस साल की सैलरी। तो डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, डिक्रीज इन सैलरी आउटस्टैंडिंग, उससे आपका क्या हुआ? 500 से आपका जो है वो कैश और माइनस हो गया। ठीक है, ठीक है। 500 समझ यस आया? सर। 500 क्यों? हाँ। 11,000 था, अब 10,500। इट मीन पिछले साल की लाइबिलिटी आपकी 11,000 की थी, उसमें से अभी लाइबिलिटी 10,500 हुई। मीन 500 आपने क्या कर दिया? पे कर दिया। हाँ इस साल की सैलरी जितनी भी थी वो तो बैलेंस शीट में नहीं दिखेगी, वो तो पीएनएल में दिखेगी, वो आपने आरडी सारा कैश में मान लिया है। उसके अलावा आपने 500 और पे कर लिए, वो 500 और माइनस करने पड़ेंगे। जा रहा है दिमाग में थोड़ा कि नहीं जा रहा है? मैं दूसरे तरीके से समझा लूं ये सैलरी आउटस्टैंडिंग वाले पॉइंट को, कि समझ आया? जल्दी सर, हम बताओ। ये ना कि मतलब कि पहले 11,000 थे, अब 10,500 है, मतलब 500 हमारे गए कैश, हाँ मतलब हम माइनस करेंगे, कैश हाँ, कर गया। दिया ना, माइनस कर दिया। हाँ, डाउट क्या है आपको?
सर मतलब इतने से ही समझ सकते हैं ना। हाँ समझ सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से आपने बता दिया, बट मैं ये बोल रहा हूँ किसी बच्चे को ये कंफ्यूजन होगी तो इस साल भी तो सैलरी होगी, इस साल की जितनी भी सैलरी होगी वो तो ऑलरेडी पीएनएल में आई होगी ना, कि मैं ही कंफ्यूज कर रहा हूँ? सर आपने कंफ्यूज किया वरना समझ आया। बाकियों को भी समझ आया? मनोज आपको समझ आया? यस सर, क्यों हम्म? आप ही कुछ बोल रहे हो उधर ही? अच्छा वो आपको बाउंसर हो रहा है, तो सर सिंपल। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एडवांस लेवल पे आपको डाउट्स क्रिएट हो सकते हैं, बट आप इसको बहुत सिंपल ले रहे हो कि 500 था, पिछले साल का 11,000 था, अब 10,500 हो गया, तो इट मीन 500 इस साल आपने पे कर ली। मैं हाँ कुछ और चीज ले रहा था, मैं बताता हूँ मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं उस चीज को भी ले, मैं ये बोल रहा था एक्चुअली, ये जो एनपीओ वाला चैप्टर होता है उसमें ये चीज ज्यादा क्लियर नहीं था, मैं आपको बताता मैं क्या बोलता हूं। अगर आपको बैलेंस शीट में दिया, मैं इसी चीज को लेता हूँ 2017 2018, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ आया वो गुड है, बट मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने इतना टाइम क्यों ले लिया उसको। सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना था आपका? 11,000। हाँ सैलरी आउटस्टैंडिंग था 10,000। ये सैलरी आउटस्टैंडिंग जो 11,000 है इसका मतलब क्या है? 31 मार्च 2017 को अगर ये फिगर आ रही है इसका मतलब क्या है, मुझे ये बताओ। सिंपल मुझे बता दो, बहुत सिंपल है। 31 मार्च 2017 को अगर मेरा सैलरी आउटस्टैंडिंग 11,000 है, इसका मतलब क्या होगा कि 11,000 की सैलरी जो हमने खर्चा बुक कर लिया है बट वो अभी तक हमने पे नहीं किया, वो पे हमारी नहीं टाइम किया। है। तो बैक एंड में एंट्री क्या की होती है हमने? सैलरी अकाउंट डेबिट तो सर एक तो सैलरी, ठीक है बेटा, ये हमने एंट्री की होती है 11,000। यस सर। ठीक है, अब इस साल अगर 10,500 है, इट मीन इस साल अब कितना है? 10,500। आज की डेट में हमारी लाइबिलिटी कितनी है? 10,500 जो हमने पे नहीं किए। और अब जो ये साल होगा 17-18, 1 मार्च 2017 से लेके 31 मार्च 2018, प्रैक्टिकली कैसे होता है मैं ये बताता हूँ आपको। इस साल की पूरी सैलरी आएगी जितनी भी होगी, इस साल की जितनी भी सैलरी होगी, जब जब वो सैलरी का खर्चा होगा तो आप एंट्री क्या करोगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ सपोज हर महीने की सैलरी आपकी 10,000 है, 10,000 है, तो हर महीने की सैलरी आपने सैलरी अकाउंट डेबिट कैश टू कैश, तो इस साल का जितना भी सैलरी है वो तो आपने पे कर लिया कैश में, और क्या कर लिया, पिछले साल की 11,000 में से आपने 10,500। अब ऐसा नहीं होता, ये कैसे होता है मैं बताऊँ। अब क्या होता है, जब अप्रैल की सैलरी होती है ना, अप्रैल की सैलरी, आप क्या करते हो? 30 अप्रैल को सैलरी की लाइबिलिटी बुक करते हो, तो आप एंट्री करते हो सैलरी अकाउंट डेबिट तो सैलरी आउटस्टैंडिंग, क्या करते हो? सैलरी अकाउंट होगा तो सर स्टैंड। सपोज अब वो 10,500 ही रहा, एक बंदा था वो चला गया, अब 10,500 ही आपने एंट्री कर ली, और पिछले साल की सैलरी जो है वो आप इस मंथ में पे कर लो, पिछले मंथ की सैलरी आप इस मंथ की 7 तारीख को पे कर दो, तो इसको आपने पे कर लिया। अब जब इसको पे कर लिया आपने एंट्री कर दी सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू कैश 11। ठीक। ऐसी करके आप सारा सारा करते हो, और फिर ये रहता है इस साल की 31 मार्च की सैलरी क्या रहती है, इस साल की 31 मार्च की सैलरी, उसकी आपने एंट्री कर दी सैलरी अकाउंट डेबिट तो सैलरी आउटस्टैंडिंग 10,500। तो अब आपने जब देखना होता है कि इस साल हमने कितना पे कर लिया, इस साल हमने एक तो पिछले साल का जो ये 11,000 था वो पे कर लिया, और इस साल के जो बाकी 9 मंथ 10-11, इस साल के जो 12 मंथ थे उसमें से 11 मंथ की सैलरी हमने पे कर ली है, सिर्फ ये 12वें मंथ की पे नहीं की है। तो रियलिटी में ये होता है, बट सिंप्लीफाई करने के लिए आप सिंपल बोल सकते हो कि ये ऐसा नहीं होता है कि, मतलब मैं दूसरे एंगल से कहता हूं, ये ऐसा नहीं होता कि 11,000 की सैलरी उनको नहीं दी है अभी तक, नहीं, उनको हमने अप्रैल में ही दी होती है। ये जो 10,500 होता है ये इस साल की सैलरी है जो अभी तक हमने पे नहीं की। क्या होता है ये बेसिकली इस साल की मार्च की सैलरी जो अभी हमने पे नहीं की। बट सिंप्लीफाई करने के लिए आप ऐसा बोल सकते हो कि इस साल के पीएनएल में जो खर्चा गया है, ये सैलरी अकाउंट डेबिट सैलरी अकाउंट डेबिट सैलरी अकाउंट डेबिट, जो इस साल का खर्चा गया है अप्रैल से लेकर मार्च तक, आप बोल सकते हो वो हमने सारा तो पे कर लिया, प्लस हमने क्या किया, लास्ट ईयर का 11,000 था बैलेंस, उसमें सब 10,500 रहा है, इसमें उसका भी 500 हमने पे कर लिया। बट मैं थोड़ा डेप्थ में आपको शायद ले रहा हूँ, तभी आपको लग रहा है कि मैं इतना ज्ञान दे रहा हूँ, वो ये समझाने के लिए था कि ये 11,000 आप अप्रैल में ही पे करते हो, अप्रैल की मई में पे करते हो, मई की जून में पे करते हो, जुलाई जून की जुलाई में पे करते हो, तो उस साल के आपने 11 मंथ की तो पे कर ली, बट मार्च की नहीं पे कर ली, तो आपने उस साल की 11 मंथ की सैलरी पे कर ली और पिछले साल की सैलरी पे कर ली, पिछले साल का 11,000, इस साल का पूरा, और इस साल का सिर्फ 10,500 माइनस नहीं किया। अब इस साल का हमें पता नहीं कितना है, तो मैं अज्यूम करते इस साल का तो पूरा पे कर लिया,
और क्लोजिंग बैलेंस जो थे फुल ओपनिंग और माइनस उनको कंपेयर करते हो, फिर पता चलता है कि ज्यादा पे कर लिया कि कम पे कर लिया। अब अगर पोजीशन डिफरेंट होती, मैं इसी जगह चेंज कर लेता हूँ, अगर इसमें पोजीशन 15,000 होती तब मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, जब एक 11,000 है अब 15,000 है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इस साल की मैंने सारी सैलरी तो पे कर दी, इस साल की मैंने सारी सैलरी पे कर दी है, सिर्फ मैंने कितना पे नहीं किया है, 4,000 मैंने पे नहीं किया है, किंतु पुराना 11,000 पे नहीं किया है, और इस साल की सैलरी में जो मेरी पीएनएल होगी वो तो सारी कर दी है, बट उसमें से मैंने 4,000 नहीं है, क्यों, अगर 15,000 है इसमें तो 11,000 तो पुराना ही था, 4,000 और बढ़ गया, इट मैंने इस साल की सैलरी 4,000 पे नहीं की है, उसमें मैंने एंट्री सैलरी टू कैश नहीं किया है, सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग किया है 4,000, वो मैं बताना चाहता हूँ। एनीवेज टू कट इट शॉर्ट, कभी फ्यूचर में ये मेरी बात और डिटेल में समझ आएगी, सिंपल बोल दो कि भाई सैलरी आउटस्टैंडिंग जो है वो 5,000 से 500 से कम हुआ है, इट मींस आपने वो इस साल पे किया हो, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग में 500 और माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या था, रेंट प्रीपेड, आपकी रेंट जो थी, वो रेंट जो आपकी थी वो पिछले साल 3,000 थी, अब 4,000 हो गई प्रीपेड, इट मींस आपने एडवांस में रेंट पे किया है, तो आपका जो कैश है वो ज्यादा गया होगा, तो प्रीपेड रेंट से आपका कैश आउटफ्लो ज्यादा हुआ होगा। समझ आई मेरी बात? यस सर। इट मीन इस साल की रेंट तो पे कर ली जो पीएनएल में थी, उसके अलावा भी आपने 1,000 का और एक्स्ट्रा पे कर लिया रेंट, तो वो भी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इस साल का रेंट ऑलरेडी पीएनएल में गया है, प्लस एडवांस में आपने और 1,000 रुपया दिया है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश ज्यादा गया है, हम प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं, हम कैश की बात कर रहे हैं, तो कैश और गया है। एक्रूड इनकम, पिछले साल 5,000 इनकम थी एक्रूड, इस साल 4,000 है, इट मीन पिछले साल की 1,000 रुपया जो एक्रूड इनकम थी वो इस साल रिसीव होगी है, तो इस साल आपको इस साल की इनकम तो मिली ही मिली है, पिछले साल की एक्रूड इनकम में से भी 1,000 रुपया आपको मिला है, तो आपको कैश और 1,000 रुपया जनरेट हुआ है एक्रूड इनकम। दिस इज अगेन डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एसेट, तो आपको समझ आया, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये ऐड होता है और इसका उल्टा जो हो रहा है वो लेस होता है, तो ये 4 और ऐड हो जाएंगे और ये 2 लेस हो जाएंगे, तो इनके 73 के शत 5 शगे 62, तो 62 का बे ऐड, ये हो गया 1,44,000, 1,44,000 में से 6,000 लेस हो जाएंगे आपके, सॉरी ये 100,000 है, ये 500 है, 1,500 लेस हो जाएगी, तो आपका जो कैश इनफ्लो है या कैश जनरेटेड है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो कितना है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,42,500, ठीक है। हाँ सर। 1 घंटे की क्लास हो गई, खत्म कर ले। यस सर। तो आपका होमवर्क है, मैं चाहूंगा एटलीस्ट आप 2 क्वेश्चन कर लो कल, ज्यादा नहीं बोलूंगा, इसके आने बाद 2 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लेना सर मिनिमम। इलस्ट्रेशन। हाँ इलस्ट्रेशन आप कर लो, फिर हम अनसॉल्व पे आ जाएंगे, कोई घबराने की बात नहीं। तो या एक सॉल्व एक अनसॉल्व जो इलस्ट्रेशन आपको इजी लगेगी वो आप कर लेना, 2 मिनिमम है, उससे ज्यादा आप जितना भी करना चाहो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज जब आपको खुद ही डाउट होंगे फिर आपको मजा आएगा पढ़ने में, कि समझना है भाई यहाँ पे कैसे होगा। जैसे आज आपको 2-3 डाउट थे, जब आपने यहाँ पे पढ़ा तो आपको वो पूरा क्वेश्चन जल्दी दिमाग में था, ठीक है। तो 2 मिनिमम करने आपने, पर उससे ज्यादा आप जितना भी करना चाहोगे सारा बेटा वो आप कर लेना, कल इंशाल्लाह इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ठीक। चलो, और किसी का कोई डाउट? नो सर। चलो, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। लड़कन जरूरी नेटवर्क का था ना, हम्म, रोजा नेटवर्क बराबर। चलो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।